का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत के लिए एक जरूरी जीत मानी जाती है। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर के आना। इस जीत के बावजूद भारत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सोचा कि ये जो पड़ोस की दुश्मनी है ये शायद भारत को कभी स्टेबल नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी एक बड़ा भाग खोया है, तो शायद पाकिस्तान खुद भविष्य के बारे में न सोचकर इसी वक्त में अटका रहेगा और साथ ही भारत को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। परिणाम ये होगा कि कश्मीर एक बफर जोन की तरह बनकर रह जाएगा। अभी बफर जोन वो जोन होता है जो दो क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र होता है, जो अक्सर टकराव का केंद्र बनता है, और शायद यही हालत आज कश्मीर के कुछ हिस्सों की भी हो गई है कि वो बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण था कि भारत और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझौता स्थापित करने में रुचि दिखाई और शिमला समझौता यानी शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को अस्तित्व में आया। अब इस एग्रीमेंट या समझौते को समझने के लिए हमें युद्ध के तत्काल बाद की कुछ स्थितियों को समझना जरूरी है। कुछ एक स्थितियां भारत के लिए थी, कुछ एक पाकिस्तान के लिए थी। भारत की बात की जाए तो भारत की एक निर्णायक जीत हो चुकी थी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। दूसरी तरफ बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो गया था। लगभग 1,48,460 वर्ग किलोमीटर में फैला बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। तीसरी बात यह थी कि पाकिस्तान पर भारत ने राजनयिक दबाव डालना शुरू कर दिया था। अब ये राजनयिक दबाव क्या होता है? इसमें बिना किसी सेना का इस्तेमाल किए एक देश दूसरे देश पर दबाव डालता है या फिर काम करवाता है उससे। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि जितने भी युद्ध कैदी पाकिस्तान के पास हैं उनको रिहा कर दो, क्योंकि आपके बहुत से सैनिक हमारे पास हैं। दूसरा ये कि बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए भी कहा भारत ने। तीसरा ये है कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए कहा। और चौथा ये कि जो अंतरराष्ट्रीय समूह था, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको ये कहा कि पाकिस्तान पर शांति स्थापित करने के लिए दबाव डालो। अब चूंकि युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया था 1971 का, एयरबेस पे हमला किया था, यही कारण था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान पे ही ज्यादा था। एक स्थिति भारत के लिए और थी कि भारत चूंकि युद्ध तकरीबन जीत गया था, तो भारत ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, और ये बताता है कि भारत की पकड़ उस समय इस युद्ध पे बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी, और इसके बाद वो शांति का संकेत दे रहा था कि अब रुक जाओ, अब आपको इससे ज्यादा कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो ये स्थितियां भारत के लिए बनी हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए स्थितियां थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था, तो इस वजह से पाकिस्तान की प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति को एक धक्का सा लगा था। दूसरा ये कि पाकिस्तान को क्षेत्रीय नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, चूंकि बांग्लादेश अलग हो गया था, तो 1,48,460 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र जा चुका था। इस क्षेत्र के जाने के साथ ही भौगोलिक नुकसान हुआ, आबादी का नुकसान हुआ और आर्थिक संसाधनों का भी नुकसान हुआ। तीसरी बात यह थी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि उसने ज्यादातर पैसा जो था वो रक्षा खर्च के अंदर डाल दिया था, और युद्ध की वजह से व्यापार में भी व्यवधान पड़ गया था। यही कारण था कि कोई आर्थिक सोर्स भी नहीं था पाकिस्तान के पास, और इतना बड़ा युद्ध हारने के कारण पाकिस्तान में एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई। याया खान की जो सैन्य सरकार थी, जो लगभग पाकिस्तानी आर्मी के दम पर बनी थी, उसको हटा दिया गया और कहानी में आ गए जुल्फिकार अली भुट्टो। अब ऐसी किसी सिचुएशन में कोई भी देश जो पाकिस्तान की स्थिति में होगा वो बात नहीं करना चाहेगा, पर इतना बड़ा हिस्सा खोकर भी पाकिस्तान बात करने को तैयार हुआ, तो उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। इसका पहला कारण था पाकिस्तान पे बना हुआ अंतरराष्ट्रीय दबाव। चूंकि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ज्यादा जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे, तो इस बात को जस्टिफाई करना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये था कि जनवरी 1972 में सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी, तो अब पाकिस्तान पे भी प्रेशर था कि वो भी मान्यता दे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश एक्चुअली भूटान था, जिसने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक देश का दर्जा दिया, मतलब मान्यता दे दी, और उसके कुछ घंटों के बाद भारत ने मान्यता दी। हालांकि भारत ने भी 6 दिसंबर 1971 को ही दी थी, लेकिन पहले पाकिस्तान इस समझौते के लिए आया, उसका दूसरा बड़ा कारण था जुल्फिकार अली भुट्टो की नीति। अब देखो, इस बात को ध्यान से समझना। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना के कब्जे में पीओके समेत लगभग 15,010 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ गया था, यानी भारतीय सेना लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक तो पहुंच गई थी। अब यहाँ भुट्टो को एक बात पता थी कि एक तो बांग्लादेश का क्षेत्र हाथ से गया, हजारों के फौजी जो है वो भारत के कब्जे में है, इसके अलावा जो 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो भी जा रहा है। तो इस वक्त खुद को भी बैकफुट पे रखना पड़ेगा और भारत को भी बैकफुट पे भेजना पड़ेगा।
और इसी कारण पाकिस्तान हंसते हुए समझौते के लिए तैयार हुआ। अब हम समझते हैं कि इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे। याद रखना, ये जो समझौता है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होना था, और इस समझौते के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को भी साथ में लाए थे, जिनका नाम है बेनजीर भुट्टो। आगे जाके पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ये बनी थी। इसमें पहला पॉइंट था द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मुद्दों का समाधान। यानी भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान भविष्य में भारत के साथ सभी मुद्दों पर, विशेष रूप से कश्मीर का विवाद, इसको शांतिपूर्वक ढंग से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएगा। यानी कि युद्ध नहीं होगा, बातचीत करके मामले को सुलझाया जाएगा और किसी तीसरे पक्ष को नहीं आने दिया जाएगा बीच में। मतलब कोई तीसरा पक्ष इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इस पर इंदिरा गांधी ने अपनी सहमति प्रकट की, वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण ये था कि ये जो मामला है ये अंतरराष्ट्रीय नहीं जाएगा। मतलब कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, इसका मतलब मामला अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा, आंतरिक बन के रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि नेहरू सरकार के अंदर ये मामला यूएन चला गया था, तो इंदिरा गांधी की कोशिश ये थी कि इस मामले को दोबारा आंतरिक बनाया जाए। ये अंतरराष्ट्रीय मामला जब से हुआ है तब से प्रॉब्लम्स ज्यादा ही बढ़ गई हैं, तो इसको आंतरिक बनाने की कोशिश चल रही थी। तो द्विपक्षीय वार्ता का मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही होंगे, दो ही लोग बात करेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा। एक बात ये थी कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ बल का उपयोग नहीं करेंगे, और इसका वादा दोनों ही देशों ने किया था। इंदिरा गांधी इस बात पर इसीलिए सहमत थी क्योंकि वो स्थायी क्षेत्रीय शांति चाहती थी, जिससे कि भारत आगे जाके ग्रोथ कर सके। तो ग्रोथ करने के लिए शांति होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये थी कि भुट्टो ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, संचार, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को धीरे धीरे बहाल करने की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की। मतलब कहा कि व्यापार शुरू किया जाए, संचार शुरू किया जाए, युद्ध के चक्कर में सब कुछ बंद हो गया है, तो इस सबको वापस चालू करने का अनुरोध किया। तो ये बात भी सही थी कि चलो ये सारी चीजें होंगी तो संबंध वापस ठीक हो जाएंगे। आखिर में आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे युद्ध बंदियों की रिहाई की बात हुई। भुट्टो ने इंदिरा गांधी से 93,000 सैनिकों की रिहाई का अनुरोध किया, और इंदिरा गांधी ने मानवीय आधार पर इस पर सहमति भी व्यक्त कर दी। लेकिन इस शर्त के साथ एक इंपॉर्टेंट शर्त जुड़ी हुई थी, जो थी क्षेत्र वापसी की शर्त। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों जो एलओसी के बहुत ज्यादा करीब थे, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, जो लगभग 883 वर्ग किलोमीटर में फैले थे, उनको वापस ले लिया पाकिस्तान से। और इसके बदले भारतीय सेना जिस 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आगे बढ़ी थी, वो क्षेत्र पाकिस्तान को वापस कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय सेना है वो दोबारा एलओसी की स्थिति में आ गई, और जो एरिया भारतीय सेना ने हासिल किया था वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर चला गया। और इसी पॉइंट पर भुट्टो की नीति तो सफल हो गई और इंदिरा गांधी को बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। इस पॉइंट पर बहुत से भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना था कि कश्मीर मुद्दे पर पूर्ण विराम लगाने का ये बहुत अच्छा मौका था, जो मैडम प्राइम मिनिस्टर ने खो दिया था। इसमें ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि दोनों देश एलओसी पर वापस आ गए और एक दूसरे से ये एग्रीमेंट किया था कि एक तरफा तौर पर कोई भी देश इस एलओसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। यानी ये जो एलओसी है ये यहीं रहेगी, अगर कोई भी इसको बदलने की कोशिश करेगा तो वो एग्रीमेंट को तोड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि भुट्टो और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया। फायदा क्या था कि पाकिस्तान को एक सम्मानजनक समझौता मिल गया, क्योंकि ये लोग हार गए थे, उसके बावजूद एक अच्छा समझौता इन्होंने कर लिया था। दूसरा ये है कि जो जमीन भारतीय सेना के अंडर चली गई थी उसको इन्होंने वापस ले लिया, 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि जमीन के निपटारे इतनी जल्दी होते नहीं है, तो फिर भी इन्होंने वापस ले लिया। तीसरी बात ये थी कि कश्मीर के स्थायी समझौते की बजाय युद्ध से उत्पन्न तत्कालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे कि इन्होंने कहा कि व्यापार शुरू कर दो, संचार शुरू कर दो। जो मेन मुद्दा है कश्मीर का उसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि उसको तो मुद्दा बना के रखना है, उसको सॉल्व करने की जगह इन्होंने बाकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और कश्मीर का मुद्दा ज्यों का त्यों रह गया। और आखिर में मानवता के चलते हजारों सैनिकों को भी भारत ने छोड़ दिया था, तो इस वजह से भुट्टो को फायदा हो गया कि भाई जमीन भी वापस आ गई, सैनिक भी वापस आ गए। तो आपको समझ में आया कि शिमला समझौता आखिर था क्या, कि भाई एलओसी पे दोनों सेनाएं वापस जाएंगी, पाकिस्तान को जमीन वापस मिल जाएगी, पाकिस्तान के सैनिक वापस चले जाएंगे, और इस तरीके से एक पूरा समझौता हो जाएगा जिसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी। कोई भी एलओसी की लाइन को बदलने की कोशिश नहीं करेगा और शांतिपूर्वक तरीके से बात होगी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को बहुत बार तोड़ा। कैसे? साल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर इसने दावा किया और वहां के लिए हमला कर दिया। अब ये करके आप एक तरफा एलओसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो और इसी वजह से शिमला समझौते का ये खंडन हो जाता है।
इसको रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान की कोशिश को विफल कर दिया। दूसरी कोशिश हुई 1999 में, जहां पे एलओसी की घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उस घुसपैठ को रोका भी था भारत ने। यहाँ पे भी एलओसी को बदलने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, तो ये भी शिमला समझौते का उल्लंघन ही था। तीसरी बात यह है कि दोनों के बीच में फैसला ये हुआ था कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, आपस में बात करेंगे। लेकिन आप देखते हो कि पाकिस्तान बार बार जाके अंतरराष्ट्रीय मंचों पे खड़ा हो जाता है, वहां पे कश्मीर की बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो कि तीसरे पक्ष को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब से ये समझौता हुआ है तब से लेके आज तक आप इस समझौते को तोड़ते आए हो। तो आज अगर आपने समझौता रद्द कर दिया तो क्या नया कर दिया? कुछ नया नहीं किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको शिमला समझौता समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन